नमस्कार, मैथ्स बाय डी के शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 24 का डिस्कशन करने वाले हैं यार। और आप लोग में से जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डी के शर्मा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, सवाल पे आ जाइए। देखिए, कहा x तथा y की आय 5:6 के अनुपात में तथा उनका 6:5 के अनुपात में। यहाँ पे एक डाटा मिसिंग है, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तथा उनका खर्च जो है 6:5 के अनुपात में है। कहा x 7,000 रुपये बचत करता है और y 15,000 रुपये बचत करता है, तो x की आय क्या होगी। देखें यार, x का इनकम 5 के है, 5:6 का रेशियो है, तो मान लेते हैं x का इनकम 5 के और y का इनकम है कितना 6 के। तो यार x का इनकम है 5 के, x के इनकम में से कहा x ने 7,000 रुपये बचत किया है, तो x के इनकम में से x का बचत घटा दीजिएगा, तो क्या ये x का खर्चा नहीं आ जाएगा। यस, x के आय में से x का बचत घटाइएगा तो ये x का खर्चा। रेशियो दिया यानी बट्टा। y का इनकम है 6 के, का y 15,000 रुपये बचत करता है, तो y के आय में से y का खर्चा घटा दीजिएगा, सॉरी y का बचत घटा दीजिएगा, तो ये y का खर्चा आ जाएगा। x के आय में से x का बचत घटा है x का खर्चा, y के आय में से y का बचत घटा है y का खर्चा, और दोनों के खर्च का रेशियो दिया है 6:5 यानी 6/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 5×5 25 के माइनस 7×5 35,000। ओके, क्रॉस करेंगे 6×6 36 के माइनस 15×6 90,000। अब यार 25 के उधर जाके 36 में से घटेगा कितना 11 के, और ये 90,000 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 35,000 प्लस 90,000 कितना घटेगा 35, तो 305 यानी कि 55। 11 से काटिएगा मेरे भाई, के का वैल्यू आ गया 5,000। के का वैल्यू 5,000 है। सवाल का एक्स का आय ज्ञात करें, तो एक्स का इनकम है कितना 5 के, तो 5 गुना के का वैल्यू है 5,000, 5 गुना 5 25,000। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे, का किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में पुनः R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम रेट करने का मतलब कि R% वृद्धि तथा R% कमी करने के बाद जो फाइनल रेट हो गया वो का 1 रुपया हो गया, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो यार प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं P रुपया है, प्रारंभिक रेट कितना है P रुपया का। इसमें पहले R% वृद्धि की है, R% वृद्धि की है यानी रेट हो गया कितना 100 R/100। चूंकि R% का फ्रैक्शन R/100 का R% वृद्धि किए यानी ओरिजिनल रेट था 100 यूनिट, R वृद्धि किए तो नया रेट हो गया कितना 100 + R/100। ये चीज तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। आगे बोला R% कमी किए, R% का फ्रैक्शन R/100 यानी ओरिजिनल रेट है 100 यूनिट, R कमी कर दिए तो फाइनल रेट हो गया कितना 100 - R/100। ये चीज तो आप लोगों को पता ही है। कहा यार वस्तु का प्रारंभिक रेट था P रुपया, प्रारंभिक रेट है कितना P रुपया का, इसमें पहले R% वृद्धि की है यानी 100 + R/100 हो गया। का पुनः R% कमी किए, R% कमी किए यानी 100 - R/100 हो गया। देखें यार, ओरिजिनल रेट था P रुपया, इसमें R% वृद्धि एवं R% कमी करने के बाद इसका फाइनल रेट हो गया इतना, पर एक्चुअल में दिया है कितना 1 रुपया। अब यार P इंटू, जरा ऊपर में गौर से देखिए, ये A + B इंटू A - B है। A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B², तो 100 का स्क्वायर करिएगा तो 1 पर 4 0 माइनस R² बट्टा में भाई मेरे 100 गुना 100 कितना 1000 बराबर होगा। तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 10,000 और बट्टा में ये आ जाएगा कितना 10,000 माइनस R²। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कहा एक से काम का 5/7 भाग 10 दिन में, x जो है का 5/7 भाग काम को 10 दिन में फिनिश कर देगा। 5/10 भाग काम 10 दिन में, 5/7 भाग काम 10 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 7 दूना 14 दिन। कहा बाई जो है ये 3/4 भाग 9 दिन में, 3/4 भाग 9 दिन में, तो बाई पूरा काम कै दिन में, 3 तिया 9 4 तिया
12 दिन में। तो 100 और 22 दोनों का ओरिजिनल डे पता कर गए। तो यार अब इन दोनों का एलसीएम 14 और 12 का एलसीएम कितना, एलसीएम आप निकाल लीजिए। 14 तिया 42, 12 छक 72, ऐसे निकाल लीजिए ना यार, इतना दिमाग क्या लगाना है। 7 से करिएगा, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 दूना 14 तिया 42, 14 और 21, 1 मिनट यार, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 दूना 14, 14 तिया 42, अरे 12 है, सॉरी यार 12 है, 12, सॉरी 12 है। तो यार 2 से करिएगा, 2 सते 14, 2 छक 12, तो 2 सते 14, 14 छक कितना 84। तो इतना करना नहीं है, सिंपली आप लोगों को पता है डायरेक्ट 14 और 12 से कटने वाला नंबर 84 होता है, तो डायरेक्ट एलसीएम 84। तो 14 छक 84, 12 सते 84। अब सवाल में कहा कि दोनों मिलकर काम का 13/21 भाग कितने दिनों में, पूरा काम नहीं कराना, कहा दोनों मिलकर 13/21 भाग काम। तो यार टोटल काम 84 है, 84 का 13/21, 84 का 21 चौक 84, 13 चौक 52 काम। सवाल में कहा टोटल काम था 84 यूनिट, सवाल में बोला क्या कि दोनों मिलकर 13/21 भाग काम। तो 84 का 13/21 यानी 52 काम दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 52 काम दोनों मिलकर कितने दिनों में। तो एक से एक दिन में 6 काम, भाई एक दिन में 7 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम, एक दिन में 13 काम, तो 52 काम कितने दिन में, 52/13 यानी कि 4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहा 286 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो 8:5 है। बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया 8:5, यानी बॉयज का संख्या 8 यूनिट और गर्ल्स का संख्या 5 यूनिट। तो मेरे भाई 8 लड़का है 5 लड़की है, तो 8 और 5 टोटल कितने बच्चे हो गए 13, पर एक्चुअल में दिया है कितना 286, 13 यूनिट 286, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 13 दूना 26, 13 दूना 26, 1 यूनिट का वैल्यू 22 है, तो लड़का कितना 8 यूनिट, 1 यूनिट 22, तो 8 यूनिट 8 दूना 16, 1 17, 5 यूनिट का वैल्यू कितना 110। तो बॉयज है 176 ठो और गर्ल्स हैं कितने 110 ठो। सवाल में कहा गया यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अब रेशियो क्या होगा। तो यार 22 लड़की अगर शामिल आपने किया है तो मेरे भाई 22 लड़की अगर शामिल किए हैं तो लड़की अब हो जाएगी कितना 132 ठो, 110 ठो पहले से थी, 22 लड़की और शामिल कर लिए तो लड़की हो गई 132। तो आप एक चीज बताना, अगर आपने लड़की को शामिल किया तो लड़की का तो संख्या बढ़ेगा क्या, बॉयज के संख्या में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं, जितना बॉयज पहले था उतना ही बॉयज आज भी होगा। आपने लड़की को शामिल किए तो लड़की का संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन लड़कों के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी पहले अगर 176 लड़का था तो आज भी कितना लड़का होगा 176। तो अब रेशियो 176 अनुपात 132 छोटा कर लीजिए यार, 4 से कटेगा क्या, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी 4:3। ऑप्शन नंबर डी। देखिए a के पावर -1 है प्लस b के पावर माइनस, आप लोगों को पता है पावर में माइनस कहने का मतलब इनवर्स होता है। a के पावर -1 पावर माइनस में है यानी इनवर्स हो जाएगा 1/a, प्लस b के पावर -1 यानी 1/b, और भागा है यानी कि पूरे के बट्टा में a के पावर -2 पावर में माइनस है यानी बेस इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/a के पावर 2 माइनस 1/b के पावर 2। क्लियर है बा। अब यार ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस ए को अरेंज करके लिख सकते हैं a प्लस बी, और बट्टा में एलसीएम हो जाएगा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखें ऊपर में आप कहेंगे यार सर b प्लस ए क्यों नहीं लिखे, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही नहीं लिख सकते, ऊपर में b प्लस ए लिखिए या a प्लस बी लिखिए, बात तो एक ही है ना, पर नीचे में क्रॉस करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि a स्क्वायर माइनस का है और b स्क्वायर प्लस का, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ओके ना, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं करना है, इतना भी बेसिक आप लोगों का तो खराब नहीं होगा। a प्लस बी बट्टा ए बी है, और आपको पता है कि सर अगर बट्टा में कोई चीज है कोई फ्रैक्शन है तो ये इनवर्स हो जाता है, इनवर्स करने का मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यार, a को a से a को a कट जाएगा, a को b से a को b कट जाएगा। ऊपर में क्या है a प्लस b को b प्लस a लिख ही सकते हैं, b प्लस a इंटू ए बी।
अब बट्टा में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो ये एक से कट गया, ए बी बट्टा बी माइनस ए बी बट्टा बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। ये अच्छा सवाल है। देखिए, का एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के बराबर 0 के पुनरावृत्त मूल, मूल कहने का मतलब आप लोगों को पता है का के का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा। यार थोड़ा सा आप लोगों का टाइम हम खराब करेंगे, बस 5 मिनट समय हमको चाहिए। देखें यार, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। थोड़ा सा कंडीशन समझिए। जैसे यार 1 मिनट, ये चीज आपको पता है, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, या प्लस प्लस है माइनस माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, माइनस है प्लस है कुछ भी रहे कोई दिक्कत। अब यार इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आखिरी में x का 2 वैल्यू आता है, आप लोगों को पता ही है x का 2 वैल्यू आता है, और जो 2 वैल्यू आता है ना, इन्हीं दोनों वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मूल। इसी को बोलते हैं क्या, मूल, जिसमें एक को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से और दूसरा को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। बस ये नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका है कि किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो x का 2 वैल्यू आता है, उन्हीं दोनों वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मूल। जो 2 वैल्यू आते हैं उसको मूल बोलते हैं, और एक वैल्यू को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आखिरी में जो x का 2 वैल्यू आता है, उन्हीं दोनों को हम लोग बोलते हैं मूल, और जिसमें एक को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरा को बीटा से। तो कभी भी मूल की बात करेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूल कहने का मतलब होगा कि जो 2 वैल्यू आएंगे उन दोनों वैल्यू की बात कर रहा है, कि उन दोनों वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, मूल, और एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे वैल्यू को बीटा से डिनोट करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिए, देखिए यार, मूल निकालने का जो जनरल तरीका हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वो एक तो अभी जो होता है जनरल कंपटीशन में जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसका ट्रिक ब्रिक करके अपना एक काम निकाल लेते हैं, जल्दी से शॉर्टकट हो जाता है। लेकिन बचपन में हम लोग मूल कैसे निकालते थे, गुणनखंड विधि से, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, इस तरह से मूल निकालते थे, जिसमें एक मूल जो आएगा इसको बोलते थे अल्फा, क्या होगा तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, और एक वैल्यू जो आएगा उसको बोल देते थे दूसरा मूल यानी बीटा। बीटा करने का मतलब माइनस बी प्लस एक वैल्यू प्लस का और दूसरा माइनस का, यानी कि माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। ये हो जाएगा, एक वैल्यू अल्फा हो गया इतना और बीटा का वैल्यू हो गया इतना। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा यार, ये विवेचक होता है। जैसे रूट के अंदर कभी भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, तो इसको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलिएगा, वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक संख्या। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर होता है, रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको बोलते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। कई बार आपसे पूछेगा रूट 3 क्या है, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, तो रूट 3 प्लस में है यानी ये है वास्तविक संख्या। क्या है ये, वास्तविक, रियल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। आपसे बोलेगा, एक तो ये हो गया, दूसरा रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो इसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक, या अवास्तविक। काल्पनिक संख्या या क्या बोलते हैं, अवास्तविक यानी इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या हो गया वास्तविक यानी रियल नंबर, और काल्पनिक अवास्तविक यानी इमेजिनरी। जैसे आपसे पूछ देगा माइनस रूट अंडर माइनस 5 क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये निगेटिव वैल्यू है ना, यानी अवास्तविक, वास्तविक रियल नहीं है, अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक संख्या। ओके, तो आप पहले समझ गए कि वास्तविक संख्या क्या होता है और अवास्तविक संख्या क्या होता है। ये दो चीज तो माइंड सेट हो गया है। वास्तविक संख्या क्या होगा, तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, और रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो अवास्तविक, काल्पनिक संख्या या फिर उसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक और अवास्तविक में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर है बात। अब आ जाइए, यहां से 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन तो होता है मेरे भाई क्या, कि अगर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है? 0। तो अब जरा आप देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो अल्फा बराबर क्या बनेगा? माइनस बी प्लस इसका वैल्यू 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0, तो ये खत्म। और बट्टा में क्या बच गया? 2a है ना यार, यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2a है, तो बट्टा में क्या बच गया? 2a। ओके, बट्टा में कितना? 2a। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो 0 का वर्गमूल 0, यानी अल्फा का वैल्यू इतना। और बीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सर 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है। बट्टा में क्या हो गया? 2a। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो अल्फा बराबर भी माइनस बी बट्टा 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बट्टा 2a हो रहा है। अल्फा बराबर भी माइनस बी बट्टा 2a और बीटा बराबर भी माइनस बी बट्टा 2a, यानी कि दोनों मूल अल्फा और बीटा दोनों मूल क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी बोलेगा दोनों मूल समान है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों मूल अगर समान है इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है इसका मतलब क्या होगा? दोनों मूल तो अब दिक्कत नहीं ना, मूल क्या कहते हैं? 2 वैल्यू आखिरी में आता है उसको मूल कहते हैं। दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। दोनों मूल समान। क्लियर है बात? अब सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा। अच्छा यार, 0 से बड़ा ये लाइन है, 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 इस तरह से सब पॉजिटिव नंबर ना, तो 0 से बड़ा अगर पॉजिटिव, 0 से बड़ा करने का मतलब पॉजिटिव नंबर, तो आप बताइए अल्फा बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा यानी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, हो सकता है 1 रहे, हो सकता है 2 रहे, हो सकता है 3 रहे, 4 5 कुछ भी, यानी जो भी वैल्यू होगा सब क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा 3 है, 4 है, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं 3 है समझने के लिए, तो ये रूट अंडर 3 होगा। 0 से बड़ा है 3, 3 क्या है? 0 से बड़ा, और बट्टा में 2a होगा। बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 2a। तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये तो वास्तविक संख्या है। कैसा नंबर है? ये वास्तविक संख्या है। कैसा? वास्तविक है, लेकिन एक प्लस का वैल्यू आएगा और एक माइनस का वैल्यू आएगा। तो ये रूट के अंदर प्लस में है, यानी वास्तविक संख्या तो है, लेकिन इसके दोनों मूल कैसे हैं? अलग अलग है। दोनों मूल अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा, बोलेगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल वास्तविक कैसे लिखा था यार? वास्तविक, आप लोग समझ जाइएगा, वास्तविक लेकिन असमान। दोनों मूल कैसे होंगे? दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव है यानी वास्तविक, हमने पहले ही समझा दिया था। तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, क्योंकि रूट के अंदर दोनों जगह पॉजिटिव है। दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। क्लियर है बात? ये भी आप क्लियर हो गया। अब आ जाए थर्ड कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। यार 0 से छोटा कहने का मतलब क्या? निगेटिव वैल्यू। 0 से छोटा यानी क्या? निगेटिव वैल्यू। तो मान लीजिए 0 से छोटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। 0 से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू कोई होगा, तो प्लस रूट के अंदर माइनस कितना? निगेटिव यानी माइनस 2 3 कुछ भी मान लेते हैं, निगेटिव यानी माइनस 3, और बट्टा में 2a। यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी कि मान लेते हैं माइनस 3 है, बट्टा में 2 है। तो आप एक चीज जरा गौर से देखिए, रूट के अंदर कैसा वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू। रूट के अंदर कैसा वैल्यू? निगेटिव। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया? ये काल्पनिक यानी अवास्तविक। काल्पनिक यानी अवास्तविक होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तो इसके दोनों मूल कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे। अवास्तविक, लेकिन यहाँ एक प्लस का वैल्यू है और एक वैल्यू माइनस का है, तो अवास्तविक तो है ही, क्योंकि निगेटिव नंबर है। रूट के अंदर निगेटिव है तो अवास्तविक तो होगा ही, लेकिन वैल्यू कैसे होंगे? अलग अलग, यानी असमान होंगे।
तो ये 3 कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ये 3 कंडीशन ध्यान में रखते हैं ना तो हर साल एनटीपीसी में इन तीनों कॉन्सेप्टों से सवाल पूछता है, हर साल पूछता है। और इन तीनों को अगर ध्यान में रखते हैं तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ध्यान में रखना है कि दोनों मूल अगर बराबर है, दोनों मूल अगर समान है, मूल अगर समान है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तो ये तो कट जाएगा, 0 होगा तो ये खत्म। ये अगर खत्म हो गया तो माइनस बी बट्टा 2a, दोनों जगह माइनस बी बट्टा 2a बचेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव होगा तो कैसे होंगे, उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग। वास्तविक तो होंगे, वास्तविक बस अलग अलग से मतलब नहीं है, केवल वास्तविक ध्यान में रखिएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है यानी निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव है तो अवास्तविक यानी काल्पनिक होंगे। क्लियर है बात? तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल असमान है, तो के का मान बताइए। तो के असमान बोलेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा। बोलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों मूल समान है, समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बोलेगा मूल वास्तविक है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हर बार सेट में इस तरह के सवाल आते रहेंगे। क्लियर है बात? चलिए आ जाइए सवाल पे। देखिए यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को इसने दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स अब प्लस 13.5 के बराबर 0। तो यार देखें, जब भी यहाँ पे कोफिशिएंट हो डेसिमल के फॉर्म में ना तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आसान होगा सवाल को करने में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 आ जाएगा, यानी 5 नमा 5 दूना 10, यानी कि 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9 बट्टा 5 नमा 45, 5 दूना 10, 9 बट्टा 2 के एक्स प्लस यहाँ 135 डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 10, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 दूना 10 यानी 27 बट्टा 2 के बराबर 0। तो ये हम लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसने। ओके, अब कहा कि पुनरावृत्त मूल है। पुनरावृत्त करने का मतलब रिपीटेड मूल है। रिपीटेड यानी इसके दोनों मूल जो है, मूल समझते हैं ना आप लोग, बता दिए मूल अल्फा और बीटा का, इसके मूल जो है रिपीटेड है। रिपीटेड यानी पुनरावृत्त यानी कि इसके दोनों मूल समान है। तो यार अगर मूल समान है इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 9 बट्टा 2 के, 9 बट्टा 2 के का स्क्वायर माइनस 4a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 इंटू सी कितना है 27 बट्टा 2 बराबर 0। अब यार 27 बट्टा के 2 के न है, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 9 नमा 81 बट्टा 4 के स्क्वायर माइनस 27 दूना 54 के बराबर 0। अब सुनिए, यहाँ से कई बार कुछ बच्चा गलती क्या कर देता है कि माइनस 54 के को उधर लेके चला जाएगा, प्लस 54 के से एगो के काट देगा, के का वैल्यू निकाल देगा, 8 बट्टा 3 आंसर हो गया। पर ऐसा गलती मत करिएगा, ऐसा कभी पॉसिबल है। अलग बात है आंसर आ जाता है, हम लोग काम भी कर लेते हैं इस तरह से। कभी भी जैसे मान लीजिए 8 के स्क्वायर बराबर 4 के है तो इसको ऐसे काट मत दीजिएगा लब से, के बराबर 1 बट्टा 2। कई बार काम हो जाएगा लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको करना है तो करने का तरीका क्या होता है, जैसे के कॉमन कर लिए, के कॉमन किए तो अंदर में क्या बचेगा 81 बट्टा 4 के माइनस का 54 बराबर में 0। अब यार इन दोनों नंबर का गुणनफल 0 है, इन दोनों नंबर का गुणनफल 0 है कहने का मतलब के बराबर भी 0 हो सकता है और इसके बराबर भी 0 हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों 0 के बराबर हो, के बराबर 0 हो सकता है या फिर इसके बराबर 0 हो जाए तब भी काम बन जाएगा। तो मेरे भाई के बराबर एक बार 0 लेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 0। और अगर 81 बट्टा 4 के माइनस 54 बराबर 0 लेंगे तो के का वैल्यू कितना, तो के बराबर कितना माइनस 54, इधर आके प्लस का 54 हो जाएगा, बट्टा वाला 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना 81। काटिएगा तो 9 नमा 81 या फिर ऐसे काट लीजिए 27 तिया 81, 27 दूना 54 यानी 4 दूना 8 बट्टा 3। तो के का वैल्यू एक तो आ गया 0 और एक वैल्यू आ गया कितना 8 बट्टा 3। के का वैल्यू 0 और एक 8 बट्टा 3, ऑप्शन डी।
क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई। यहाँ पे मैक्सिमम लोग के का वैल्यू 8/3 निकाल लेगा, 8/3 निकाल के वो अंदाज पर कोई एक ऑप्शन टिक कर देगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी टिक कर देगा। ये गलत तरीका है, कभी भी ऐसा है तो आप लोग ऐसा मत करिए कि माइनस वाला को उधर भेज के के से के काट दिए, के का वैल्यू निकाल लिए, आप ऐसे करेंगे। क्लियर है ना, 1-2 बार अच्छे से इस सवाल को प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे ही सवाल मैक्सिमम अरिथमेटिक का सवाल तो बच्चा कर ही लेता है, पर ये सब सवाल करने में लोगों को परेशानी हो जाता है। एक सवाल ऐसा कल भी आएगा, तो कल भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा, आराम से करिएगा उसको। देखिए, कहा 2 आदमी एक्स और वाई पी और क्यू के बीच 21 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 3 घंटे और 3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर के गति से तय करता है। देखिए यार, 2 स्थान है पी और क्यू, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है। कहा 21 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल पी और क्यू के बीच। कहा एक आदमी एक्स है, दूसरा वाई है। एक्स जो है ये 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ना प्रारंभ किया और उसी समय वाई जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागना प्रारंभ किया। रेस लगा दोनों में, एक्स और वाई दोनों में रेस लगा। अब कहा कि क्यू पर पहुंचते ही वाई तुरंत वापिस आता है और एक्स से आर पर मिलता है। दोनों में रेस लगा, पी से दौड़कर क्यू तक जाना है और क्यू से वापिस पी तक आना है। तो हुआ क्या, क्यू का चाल ज्यादा है, वाई का चाल ज्यादा है, तो वाई जो है क्यू पर पहुंच गया, वाई क्यू पर पहुंच गया और यहाँ से वापिस जब लौट रहा था, वाई जब वापिस लौट रहा था तो देखा कि एक्स जो है ये अभी जा ही रहा है। कहा कि वाई स्थान क्यू पर पहुंच गया और वहां से वापिस लौटा तो बीच में कोई स्थान आर था, यहाँ पर कोई स्थान आर है, यहाँ पर दोनों मिले। दोनों क्या किए, एक्स और वाई दोनों मिले। तो यार सिंपल सा एक चीज है, आप बताएं अगर क्यू से आर तक का डिस्टेंस डी किलोमीटर है, क्यू से आर का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, डी किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस अगर 21 किलोमीटर है, ये डी है तो ये बचला हवा कितना हो जाएगा, 21 माइनस डी किलोमीटर। मानते हैं बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 21 माइनस डी किलोमीटर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यू अगर हम आपसे पूछे बाई कितना दूरी तय किया तो आप बोलेंगे सर देखिए बाई जो है पी से चला और क्यू तक पहुंचा यानी 21 किलोमीटर दूरी पी से चलकर क्यू पर पहुंचा और यहाँ से वापिस लौट रहा था तो कितना रास्ते में, डी किलोमीटर दूरी तय करके लौटा, तो ये रास्ते में आर से मिला। यानी क्यू ने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, जाते समय तो 21 किलोमीटर और वहां से वापिस लौटा डी किलोमीटर, यानी क्यू ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 21 प्लस डी किलोमीटर। अब एक्स ने कितना दूरी तय किया, तो एक्स तो अभी रास्ते में है, यानी कि एक्स यहाँ तक है, तो यहाँ तक एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 21 माइनस डी किलोमीटर, 21 माइनस डी किलोमीटर। तो एक्स ने इतना दूरी तय किया, उतने ही समय में वाई ने इतना दूरी तय किया। एक्स का चाल है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इतना दूरी तय करने में समय लगा कितना, दूरी बटा चाल। वाई का चाल है 4, तो इतना दूरी तय करने में समय कितना लगा, दूरी बटा चाल। और दोनों का समय आपस में क्या है, बराबर। क्रॉस करिएगा तो 21 चौक 84 माइनस 4d, 21 तिया 63 प्लस 3d, 4d इधर आके जुटेगा 7d, 63 इधर आके घटेगा 21, तो d बराबर कितना आ गया 3। सवाल का पी आर के बीच का दूरी, पी से आर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो मेरे भाई ये वाला दूरी 3 किलोमीटर है, तो 21 में से 3 गया, ये वाला दूरी कितना होगा 18 किलोमीटर। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, कहा ए बी और सी की आयु का अनुपात 2, 4, 5 है। ए का एज 2 यूनिट, बी का 4 और सी का 5। का उनकी आयु का योग 77 है। देखिए यार, ए बी सी तीनों के एज का रेशियो दिया है 2, 4, 5 है, यानी प्रेजेंट का रेशियो है। का उनकी आयु का योग 77 है, 2 और 4 6, 5 11 यूनिट दिया है 77, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7। 1 यूनिट 7 है, तो ए का एज 7 दूना 14, बी का एज 7 चौक 28, सी का एज 7 पचे 35। सवाल का 10 वर्ष बाद ए और बी के आयु का रेशियो, 10 साल बाद ए और बी के एज का रेशियो। ए का प्रेजेंट एज 14 है, तो 10 साल बाद ए का एज कितना 24। बी का प्रेजेंट एज 28 है, 10 साल बाद बी का एज कितना 38। रेशियो लेंगे तो 2 से 12 और 2 से 19, 12:19। ऑप्शन नंबर बी है यानी प्रेजेंट का रिलेशन, था यानी पहले, होगा यानी बाद का।
देखिए का एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 140 रुपया है। ओके, अब का समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। तो मेरे भाई 4% के दर से 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, हर साल इक्वल ब्याज मिलता है। 1 साल में 4%, 2 साल में क्या परसेंट? 8%। अब बताइए 4% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? तो आपको पता है सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4 + 4 + 4 गुना 4/100, तो 4 4 8 प्लस 16/100 यानी 0.16 यानी 8.16। तो CI आ गया 2 साल का 8.16%। अब दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, ये चीज आप देख लें। कहा कि 4% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज 140% है। तो यार 2 साल का साधारण ब्याज है 8% पर दिया है कितना? 140 रुपया। तो 8% 140। तो सवाल कहा कि साधारण 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो मेरे भाई 8 और 8.16 का डिफरेंस पूछा है। तो मेरे भाई आप बताइए डिफरेंस है कितना? 0.16% का। तो 8% इतना, 1% कितना? 140/8 गुना 0.16। अब काटा पीटी मचा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए तो बट्टा में 2 0 आ जाएगा। 8 दूना 16, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 काट कूट मत कर दीजिए, बट्टा में 10 है तो आसानी से डेसिमल बैठ जाएगा। 14 दूना 28/10 यानी 2.8। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 आवर में खाली कर सकता है, जबकि बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। सॉरी यार, देखिए ए 5.6 आवर में खाली करेगा। देखिए यार जब भी टाइम एंड वर्क में टाइम जो है, डे जो है, अगर डेसिमल के रूप में दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 5.6 डेसिमल हटाएंगे, बट्टा में 10 आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो 28 दूना 56, 2 से नीचे काटिएगा 5, यानी ए पूरा टैंक 28/5 घंटे में खाली करेगा और बी पूरा टैंक को भरेगा 7 घंटे में। तो टैंक का कैपेसिटी कितना? 28 और 7 का एलसीएम 28। 28/5 से भाग दीजिएगा, 28 से 28 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा। ए खाली करने वाला है तो इसके एफिशिएंसी को माइनस से। बी 7 घंटे में पूरा भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 भरने वाला है तो प्लस से। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहा टंकी पूरी भरी रहने की स्थिति में यदि टंकी पहले से पूरा भरा हुआ है, कहा दोनों पाइपों को अगर बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटा के लिए खोला जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लग सकता है? देखिए यार बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि पाइप एंड टंकी में अल्टरनेट वाला सवाल, भरने वाला तो सब लोग किया ही होगा, पर खाली करने वाला थोड़ा सा एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कहा यार ए पूरा टैंक 28/5 घंटे में खाली करेगा तो 1 घंटा में 5 यूनिट खाली करेगा। बी पूरा टैंक 7 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा। कहा यदि दोनों को 1 घंटा के लिए ओपन किया जाए, टैंक पहले से भरा हुआ है और दोनों को 1 घंटा के लिए ओपन किया जाए तो पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 1 घंटा के लिए खोला जाए, यानी अल्टरनेट टाइम में खोला जाए। पहला घंटा ए को खोले, फिर दूसरा घंटा बी को, फिर अगला ए को, फिर अगला बी को, फिर ए को, फिर बी को। इस तरह से अगर अल्टरनेट टाइम में ए और बी को खोला जाए तो टैंक कितने समय में खाली होगा? तो मेरे भाई आप सोचिए, पहला घंटा ए आएगा 5 खाली करेगा, दूसरा घंटा बी आएगा 4 भरेगा, तो मेरे भाई 2 घंटा में कितना खाली होगा? तो आप बोलेंगे सर 2 घंटा में पहला घंटा ए 5 खाली करेगा, दूसरा घंटा बी 4 भरेगा, तो 5 खाली किया 4 भर दिया, यानी कि 2 घंटे में कितना खाली हो गया? 1 यूनिट खाली हो गया। 2 घंटा में कितना? 1। अगेन हर 2 घंटा के बाद यही ऑर्डर रिपीट होगा, पहला घंटा ए आएगा, दूसरा घंटा बी, फिर तीसरा घंटा ए, फिर चौथा घंटा बी, फिर ए, फिर बी। इस तरह से हर 2 घंटे पे ऑर्डर रिपीट होगा। तो हम लोग बाकी को इग्नोर करते हैं, पहले साइकिल 2 घंटे के बाद पूरा हो रहा है, यानी कि 2 घंटे में कितना काम हुआ ये निकाल लेते हैं। पहला घंटा ए आया 5 भरेगा, दूसरा घंटा बी आएगा 4, 5 खाली करेगा, बी 4 भरेगा, तो 2 घंटा में कितना खाली हुआ? 1 यूनिट खाली हुआ। तो 2 घंटा में 1 यूनिट खाली हुआ। अब कई बार लोग करता क्या कि अच्छा 2 घंटा में 1 खाली करेगा, पूरा टैंक 28 का, तो 28 कितने घंटा में? 28 दूना 56 घंटा आंसर हो गया और ऑप्शन भी मिलेगा। तो ऐसा करना नहीं है। खाली करने वाला में करना क्या है कि देखिए ध्यान रखिएगा, खाली करने वाला की एफिशिएंसी को टोटल में से घटा लीजिए। तो 28 में से खाली करने वाला एफिशिएंसी 5 को घटाइएगा तो 23 आ गया। कितना आ गया? 23।
अब यार 2 घंटा में एक खाली करेगा तो 23 लीटर पहले खाली करिए। 23 लीटर खाली करने में कितना, 1 लीटर 2 घंटा में, तो 23 लीटर कितना में 23 से गुना करिएगा इधर, तो इधर भी 23 से गुना करना पड़ेगा, तो 23 दूना 46 घंटा में कितना लीटर खाली हो गया, 23 लीटर खाली हो गया। अब बताइए टोटल 28 लीटर खाली करना था, 23 लीटर आपने खाली कर दिया, तो शेष खाली करने के लिए बच रहा है क्या लीटर, 5 लीटर। और ये शेष बचा हुआ खाली करने कौन आएगा, पहला नल आएगा, और पहला 5 लीटर खाली करता है 1 घंटा में। अब बचा हुआ चूंकि 23 तो आपने खाली कर ही दिया, अब 5 ही लीटर बच रहा है ना मेरे भाई, 5 लीटर खाली करने के लिए और बच रहा है, और 5 लीटर खाली कर देगा कै घंटा में, 1 घंटा और लगेगा, तो टोटल कै घंटा लग जाएगा, 47 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल था ये। देखें का 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी। मेन सवाल यही है कि 1 केजी का एक मिक्सचर है, 1 केजी का एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में तांबे का मात्रा ज्ञात करना है आपको। का यदि मिक्सचर में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। मेरे भाई आपसे पूछा किसका मात्रा है, तांबा का मात्रा पूछा, तो ओनली तांबा को कंसीडर करिए, बाकी से तो कोई मतलब है नहीं। आंसर ग्राम के रूप में दिया, तो 1 केजी का मिक्सचर है, 1 केजी करने का मतलब 1000 ग्राम का मिक्सचर है, और इस 1000 ग्राम के मिक्सचर में तांबा के बारे में पूछ रहा है सवाल, तो ओनली तांबा को कंसीडर करिए, बाकी से तो कोई मतलब है नहीं, ये सब फालतू में ऐसे ही है। का तांबा कितना है, तो ओनली तांबा को कंसीडर करिए। मिक्सचर में तांबा है क्या परसेंट, 32%, यानी 1000 ग्राम का 32% तांबा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य जो है 35 रुपया पर केजी और 65 रुपया पर केजी है, मिक्सचर मिश्रित किया जाता है, और प्राप्त मिक्सचर का रेट जो है ये 50 रुपया पर केजी हो गया, तो मिश्रण में ए और बी का मात्रा। सिंपल आपको पता है, एलिगेशन लगाएंगे, 2 ग्रुप का चर्चा किया और एक बात अगर कॉमन किया तो एलिगेशन लगाएंगे। ए मिक्सचर ए का रेट है 35 रुपए पर केजी और बी का रेट है कितना, 65 रुपए पर केजी का। इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना, इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना, इस नए मिक्सचर का रेट है क्या रुपया, 50 रुपया पर केजी। अब यार 50 में से 35 गया 15, 65 में से 50 गया 15, रेशियो कितना 1:1। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पर डे 12 घंटा करके समाप्त कर देगा। MDH वाला कॉन्सेप्ट है। कहा 16 मैन कहा 8 दिन में पर डे 12 घंटा काम करता है। MDH मैन डे आवर हमेशा ऊपर में, वर्क हमेशा नीचे में, ये पता है ना। M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में क्या होगा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बट्टा W2। MDH कहने का मतलब M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। मैन डे आवर हमेशा ऊपर में और वर्क हमेशा होता है नीचे में। मैन डे आवर ऑलवेज ऊपर, वर्क हमेशा नीचे। तो कहा 16 पुरुष है 8 दिन पर डे 12 घंटा काम करके एक काम को समाप्त करता है। कितने काम, एक काम को समाप्त करता है। 16 आदमी 12 घंटा पर डे काम करके 8 दिनों में एक काम को समाप्त करेगा, तो यानी बराबर का इसी कार्य के तिगुना अधिक काम है। इस काम से तिगुना काम है, पहले एक काम था तो इसका तिगुना यानी क्या काम है, 3 गुना काम, यानी 3 काम है। का इस 3 काम को 24 दिन में 8 घंटा पर डे काम करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुष चाहिए। हम लोग मान लेते हैं M आदमी चाहिए। M आदमी 24 दिन में 8 घंटा पर डे काम करके इस तिगुने यानी 3 काम को फिनिश कर देगा। एक बार फिर से 16 आदमी 12 घंटा पर डे काम करके 8 दिनों में एक काम को फिनिश करता है, तो यानी बराबर इससे तिगुना काम, पहले एक काम था तो इससे तिगुना यानी 3 काम को 24 दिनों में 8 घंटे पर डे काम करके कितने आदमी चाहिए। कितने आदमी यानी हमने मान लिया M आदमी चाहिए। बस अब कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, M का वैल्यू आ जाएगा। ओके, यहां तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वो घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। देखिए यार एक संख्या में से 35 घटाए, कितना घटाए हैं, 35 घटाए हैं, तो 80% रह रहा है, 80% बच रहा है। यार कोई भी नंबर परसेंट में 100% होता है। कहा 100% में से आपने कुछ घटाया तो अब 80% बच रहा है। यार 100 होता है, 80 बच रहा है, मीन्स घट गया है कितना, तो आप बोलेंगे सर 20%। लॉजिकली अगर आप बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, x - 35 बराबर x का 80% इस तरह से, पर आप बच्चा तो है नहीं,
x माइनस एक्स का 80%, इस तरह से करने का जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिए, कोई भी नंबर परसेंट में होता है कितना 100%, कितना 100% का, उस नंबर में से आपने 35 माइनस किया तो अब 80% बच रहा है, होता है 100%, बच रहा है 80, 100 होता है पर 80 बच रहा है, इसका मतलब आपने घटाया है क्या परसेंट, 20%, 20% घटाए हैं, लेकिन एक्चुअल में घटाए कितना 35, 20% 35, तो का स्वयं का 4/5 भाग क्या होगा, तो संख्या का 4/5 भाग निकालना है, तो 4/5 भाग कहने का मतलब होता है कितना 20, 2500, 20, 2520 चौक 80% का वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा, 80% तो 140 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप वैसे नहीं करना चाहते तो 20% 35 है तो 100%, यानी संख्या कितना है 35/20 गुना 100, तो 20 से काटिए 5 बार में, 5 5 25, 5 या 15 2 17, 175। अब का इस नंबर का, इस संख्या का 4/5, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 5 25, 35 चौक 140 ऐसे। लेकिन अगर आप समझदार है तो सिंपल करेंगे, 20% 35, 4/5 भाग कहने का मतलब होता है 80%, 20% 35 तो 80%, यानी 4 गुना 35 का 4 गुना 140 हो जाएगा। तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे करिएगा। देखिए कहा दो संख्याओं का गुणनफल 3276, एलसीएम 63, तो HCF आपको पता है, दो नंबर का जब भी चर्चा करें और उसके एलसीएम HCF का चर्चा करें, दो नंबर और उसके अगर एलसीएम HCF का चर्चा करें तो रिलेशन होता है एलसीएम गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। तो मेरे भाई एलसीएम दिया है 63, HCF निकालना है और दोनों संख्या का गुणनफल डायरेक्ट इसने दे रखा है कितना 3276, काट दीजिएगा तो 2 किसकी इकाई अंक है, क्योंकि 2 तिया 6 होता है तो इकाई अंक एक ही ठोका है, डी का इकाई अंक 2 है। देखिए कहा दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग, कहा दो नंबर है, कहा दो नंबर है और उनके वर्गमूल का योग, ये पूरा ऐसे है, दो नंबर के वर्गमूल का योग दिया है, का उन दोनों के वर्गों का योग, वर्ग दो नंबर 100 और 22 है, तो यार 100 और 22 के वर्गमूल का योग, दो नंबर 100 और 22 है, का इन दोनों नंबर के वर्गमूल का जो योग है ये आपको दिया है कितना √14, √14 प्लस 8√3 ये दे रखा है, ओके ना। दोनों नंबर के वर्गमूल का योग दे रखा है, का दोनों नंबर के वर्गों का योग, तो x का वर्ग x², y का वर्ग y², ये आपसे पूछा है। अब एक चीज देखें यार, आपको पता है कि सर अगर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, और अगर घनमूल है यानी क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल है तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड मेरे भाई स्क्वायर करिएगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट एक्स का स्क्वायर कितना x, रूट बाई का स्क्वायर बाई प्लस 2ab, ab यानी रूट एक्स गुना रूट बाई कितना हो जाएगा √x बाई, बराबर दाएं साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बच जाएगा 14 प्लस 8√3। अब जरा आप इस पूरे इक्वेशन को बाएं से लेकर दाएं साइड देखिए, कितना समीकरण है, एक समीकरण है, एक बराबर का साइन है, यानी एक समीकरण है पर वेरिएबल कितना है 2 ठो, एक समीकरण है वेरिएबल कितना है 2 ठो, 100 और 2 वेरिएबल है। इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इससे आगे सॉल्व करने का कोशिश मत करिएगा, सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक समीकरण से आप एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल का मान नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान, तीन इक्वेशन से तीन, यानी सिंपल बोले तो कि जितने सर इक्वेशन होगा उतना वेरिएबल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पर यहाँ एक समीकरण है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अब एक इक्वेशन रहे और मल्टीपल वेरिएबल यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल है तो सॉल्व करने का दुस्साहस मत कीजिएगा, वहां होगा कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा जरा गौर से देखिए, कंपैरिजन अगर आप करिएगा तो मेरे भाई यहाँ √x/, का कोफिशिएंट कितना 2 और यहाँ √3 का कोफिशिएंट कितना है 8 है, तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू √x/, बराबर 8√3, और यहाँ x प्लस y कंबाइंड है और यहाँ पे कंबाइंड योग कितना है 14, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस y बराबर 14। अगर इसको काटा पीटी करेंगे तो 2 चौक 8, तो x/y बराबर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया कितना 48। अब आप बताएं x प्लस y का वैल्यू आपको पता है,
x इंटू बाई का वैल्यू पता है, कहा दोनों के वर्गों का योग। तो एक तो तरीका है बच्चों जैसा कि x माइनस बाई का वैल्यू निकाल लें, x प्लस बाई पता, x माइनस बाई पता, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और बाई का वैल्यू निकालिए। पर आप समझदार हैं यार, यहाँ पे आप देखें दोनों संख्या का योग कितना है 14 है और दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। छोटा छोटा वैल्यू है तो आप सोच ही सकते हैं ऐसा दो नंबर पिक करिए, ऐसा दो नंबर कौन जिसको जोड़ने पर 14 हो और गुना करने पर 48। छोटा नंबर है, हर लोग सोच लीजिएगा, ऐसा दो नंबर कौन जिसको जोड़ने पर 14 गुना करने पर 48, जोड़ने पर 14 गुना करने पर 48। तो 8 6 14, 8 छक 48। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6। जरूरी नहीं है कि x 8 हो, x 6 भी हो सकता है, y 8 होगा। x 8 तो y 6, x 6 तो y 8, कोई कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 14 और 8 6 को गुना करने पर 48। तो x का 8, y का वैल्यू 6 आ गया। अब का वर्गों का योग, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 कितना 100। देखिए का एक भिन्न के हर उसके अंश से 5 अधिक है। हर जो है डिनोमिनेटर जो है न्यूमिरेटर से 5 अधिक है। तो मेरे भाई अगर न्यूमिरेटर यानी अंश x है तो डिनोमिनेटर यानी हर कितना होगा x प्लस 5 हो जाएगा। का अंश को 4 से गुना किए, अंश को 4 से गुना किए तो 4x हो गया। का हर को 3 से गुना किए, हर को 3 से गुना करिएगा, डिनोमिनेटर को 3 से गुना करिएगा तो 3x प्लस 15 हो जाएगा। आपको पता है ना भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है अंश बट्टा हर, भिन्न होता है अंश बट्टा हर। का अंश को 4 से गुना किए 4x, हर को 3 से गुना किए तो 3x प्लस 15, लेकिन भिन्न का मान हो गया कितना 1/2, क्रॉस करिएगा तो 8x बराबर 3x प्लस 15। तो भाई 3x इधर आके घटेगा तो 5x बराबर 15, तो x बराबर कितना 3, x का वैल्यू 3। तो का मूल ओरिजिनल भिन्न, तो ओरिजिनल भिन्न देखिए, ओरिजिनल भिन्न का अंश है x, x यानी कि 3, हर है कितना x प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 कितना 8 यानी 3/8। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यार 3/8, ये मेरे ख्याल से 3/8 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए है ना 3/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सुधार लीजिएगा ऑप्शन ए, 38 नहीं 3/8 होगा, ये 3/8। देखिए का निम्न में से छोटी भिन्न संख्या कौन है, छोटा भिन्न। तो यार 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1, 1/100 बट्टा में 2 जीरो है, 2 जीरो हटाइएगा तो डेसिमल 2 अंकों से पहले यानी 0.01 होगा। क्लियर है बात। 9/1000 है तो डेसिमल 3 अंकों से पहले यानी 0.009 होगा। और ये 500/1000 है तो करिए क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/100 यानी कि 0.05 होगा। का सबसे छोटा, तो मेरे भाई सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो आप बोलेंगे सर 0.1 छोटा है, ये तो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा होगा, तो इसके बाद होगा ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे ये 0.01 सबसे बड़ा, 0.01, 0.009, 0.05, तो ये 2 नंबर पे, और ये होगा 3 नंबर पे, और ये होगा सॉरी ये 3, और ये होगा 4 नंबर पे। तो सबसे छोटा भिन्न यानी कि 0.09 ये सबसे छोटा है, तो 0.09 यानी ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा बोलता तो 0.1 यानी 1/10 सबसे बड़ा, सबसे छोटा 0.009 है। क्लियर। चलिए का n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। का यदि 2n को 6 से विभाजित, देखें यार जो चेंज संख्या में करेगा ना वही चेंज नंबर के साथ, सॉरी का या n एक संख्या है जिसको 6 से भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है। n कोई नंबर है जिसको 6 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा फर्स्ट कंडीशन में 4। अब का 2n को, तो आपको पता है इस तरह के सवाल आप लोग किए होइएगा कि जो चेंज नंबर में करता है वही चेंज उसके रिमाइंडर के साथ, उसके शेषफल के साथ करेंगे तो नया शेष आएगा। जो चेंज नंबर के साथ बोलेगा वही चेंज उसके शेष के साथ करिएगा। का n कोई नंबर है, क्या है n कोई नंबर है, का इस नंबर को 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 4। सवाल पूछा कि 2n को अगर 6 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यार जो चेंज नंबर के साथ करेगा ना वही चेंज उसके शेष के साथ करिएगा। कहा 2n यानी नंबर को 2 गुना किया तो शेष को 2 गुना कर दीजिए, नंबर को 2 गुना किया यानी शेष को 2 गुना कर दीजिए, 4 दूना
8, 8 में 6 से भाग दे दीजिए, शेष कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर सी। जो चेंज नंबर के साथ करेगा वही चेंज संख्या उसके शेष के साथ करके नया शेष निकाल लेना है। का 36 और के का एलसीएम 72 है, तो के का संभावित मान क्या क्या होगा। देखें यार, दो नंबर, एक 36 है और एक के है, का इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 72 दिया है, तो का के का संभावित मान, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर 24 लेंगे तो 36 और 24 का एलसीएम 24 दिया 72, 36 दूना 72, 24 भी सही है। 8 लेते हैं तो अगर 8 आप लीजिएगा तो 8 और 36 का एलसीएम भी तो 72 हो ही सकता है ना। एलसीएम कितना 72, 8 9 36 दूना 8 भी सही है। अगर आप 72 लेते हैं तो 72 लीजिएगा तो 36 और 72 का एलसीएम भी 72, 36 दूना 72 एकम 72। तो यार देखें यहाँ केवल 24 आंसर नहीं होगा, 8 लेने पर भी 36 और 8 का एलसीएम 72, 24 लेने पर भी 36 और 24 का एलसीएम 72, 72 लेने पर भी 36 और 72 का एलसीएम 72, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे के का तीनों वैल्यू पॉसिबल है, 8 लेंगे तो भी एलसीएम 72 होगा, 24 लेंगे तो भी 72, 72 लेंगे तो भी 72, यानी के का तीनों वैल्यू पॉसिबल है। देखिए आगे का कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेची है कितना में 700 में। का केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत कहने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। केक बनाने में जो लागत लगा है वो 350 है, तो का लागत, तो यार 700 में बेची थी, 350 लागत लगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कितने का 4 3 7, यानी 350 का लाभ कितना पर क्रयमूल्य पर ना, यानी 350 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 100%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा किसी उत्पादन की बिक्री पर हुआ लाभ 25%, बिक्री पर 25% लाभ होता है। जनरली लाभ या हानि क्रयमूल्य पर, यहाँ भी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 20% आंसर निकाल दीजिएगा। कुछ बुक जो होता है आलतू फालतू जैसा, वहां भी आंसर 20% दे देगा। लेकिन आप बात को समझिए, जनरली लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, लाभ हानि हमेशा किस पर होता है क्रयमूल्य पर होता है। लेकिन इसने बोला है कि उत्पादन की बिक्री पर हुआ है लाभ 25%, किस पर लाभ हुआ है बिक्री पर हुआ है लाभ 25%। जनरली अगर ये भाषा नहीं बोलता ना, सिंपल बोलता कि लाभ 25%, लाभ 25% कहने का मतलब लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य पर होता है। लेकिन इसने बोला कि 25% का जो लाभ हुआ ये विक्रयमूल्य पर हुआ है, किस पर हुआ है विक्रयमूल्य पर, यानी मेरे भाई विक्रयमूल्य है 100 यूनिट, तो प्रॉफिट 100 का 25% कितना 25 का लाभ हुआ है, तो 100 में बेचे 25 का लाभ कमाए, यानी खरीदे होंगे कितना में 75 रुपया में। 100 में बेचे 25 का लाभ कमाए, यानी खरीदे होंगे 75 में। अब कहा कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के मान को बदल दिया जाए, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के मान को चेंज किया जाए। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को चेंज करिएगा तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 75 और क्रयमूल्य हो जाएगा 100। तो आप बताएं कहा कितने का हानि होगा, तो मेरे भाई 100 में खरीदे हैं 75 में बेचे हैं तो कितने का लॉस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 25 का लॉस। 25 का लॉस कितना पे 100 पे, 100 पे 25 का लॉस, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस चीज को समझिएगा, विक्रयमूल्य पर लाभ बोला है कहा 25। अब इस चीज को फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं कि सर 25% का लाभ हुआ, 25% का फ्रैक्शन 1/4, लाभ किस पर होता है क्रयमूल्य पर। तो अगर कुछ ना बोलता तो 4 क्रयमूल्य हो जाता, लेकिन इसने बोला 25% लाभ तो हुआ, ठीक बात है, लेकिन किस पर हुआ है विक्रयमूल्य पर हुआ है, यानी कि विक्रयमूल्य होगा 4, 1 का लाभ हुआ, 4 में बेचे तो 1 का लाभ हुआ, यानी खरीदे होंगे कितना में 3 में। अब कहा कि इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य को चेंज किया जाए, तो विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य को अगर मेरे भाई चेंज करिएगा तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 3 और क्रयमूल्य हो जाएगा 4। 4 में खरीदे 3 में बेचे तो हानि हो गया 1 का, 1 का हानि 4 पर, परसेंट 100 से गुना, 4 से काटिए क्या परसेंट 25%। क्लियर है बा? तो ऐसे सवालों को थोड़ा आराम से करना है, जल्दीबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए। देखिए कहा सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। सूरज के पास जो है 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों के संख्या का, क्वाइंस का रेशियो दिया है 8,
5, 9 का कुल मूल्य है 648 रुपया। तो यार आप बताएं, रेशियो संख्या का दिया है, टोटल यहाँ पे मूल्य की बात कर रहा है, तो संख्या के रेशियो को पहले मूल्य में चेंज करना होगा। 50 पैसा का 8 सिक्का है और आपको पता है सर जी 50 पैसा का अगर 2 सिक्का होगा ना, 50 पैसा का 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया बनेगा। 2 सिक्का से 1 रुपया, 2 सिक्का से क्या रुपया, 1 रुपया, तो 8 सिक्का से क्या रुपया, 4 रुपया। 1 रुपया का 5 सिक्का है, आपके पास 1 रुपया का 5 सिक्का है, यानी क्या रुपया है, 5 रुपया। अब 5 रुपया का 9 सिक्का, 5 रुपया का 9 सिक्का यानी क्या रुपया, 45 रुपया है। तो 45 और 5 50 और 4 टोटल मूल्य है 54 यूनिट पर दिया है कितना, 648। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा यार आप लोग खुद से, अच्छा निकाल ही देते हैं। 1 54 दूना 108, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 8। 1 यूनिट का वैल्यू है 12, तो 8 यूनिट का वैल्यू 12 8 है 96, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा ए काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। देखिए यार इसको एक तो रेशियो वाला तरीका से करिएगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और एक जो जनरल तरीका है उससे भी सवाल को कर सकते हैं। दोनों हम बता देते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। यहाँ पे कहा ए 6 दिन में काम पूरा करेगा, बी 8 दिन में पूरा काम करेगा। कहा सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कहा सी काम को पूरा करने में ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेता है ना, उतना ही समय में सी काम को पूरा करेगा। डाटा का थीम समझ गए ना, ए काम को 6 दिन में, बी करेगा अकेले 8 दिन में। कहा सी अकेले काम को उतने ही दिन में करेगा जितने दिन में ए और बी मिलकर काम करता है। तो देखिए करना क्या है, जल्दी से आप पहले ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है ये पता कर लीजिए। देखिए ए पूरा काम 6 दिन में, बी पूरा काम 8 दिन में। 6 और 8 का एलसीएम कितना, 24, 6 चौक 8 दिया, तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम क्या दिन में, 24/7 दिन में। क्लियर है बा। अब दिया है कि ए पूरा 6 दिन में करेगा, बी पूरा 8 दिन में, और सी पूरा काम दोनों मिलकर जितने दिन में करेगा उतने दिन, यानी 24/7 दिन में। ए का डे पता था, बी का पता था, हमने सी का डे पता कर लिया। अब इन तीनों का एलसीएम 6 8 24 का एलसीएम कितना, 24, 6 चौक 8 दिया, 24/7 से भाग देंगे, 24 से 24 कैंसिल, 7 बचेगा। अब ए का एफिशिएंसी पता, बी का पता, सी का पता। सवाल का बी और सी साथ मिलकर काम करे तो पूरा काम कितने दिन में, बी और सी दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में, तो बी 1 दिन में 3 काम, सी 1 दिन में 7 काम, तो दोनों मिलकर 1 दिन में क्या काम, 10 काम। दोनों मिलकर 1 दिन में 10 काम, तो 24 काम क्या दिन में, 24/10 दिन में करेगा। 2 से काट दीजिएगा तो 12/5 दिन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बा। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका है रेशियो वाला मेथड से। रेशियो वाला से कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं, लेकिन आपको ज्यादा अच्छा यही वाला लगेगा। देखिए का ए काम को 6 दिन में करेगा और बी काम को 8 दिन में। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, तो ये रेशियो क्या आ गया, 2 तिया 2 चौक 8। तो ये टाइम का रेशियो, ये किस चीज का रेशियो है, टाइम का। और आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्स होता है। टाइम का रेशियो 3/4 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। टाइम का रेशियो 6:8 यानी 3:4, तो एफिशिएंसी 4:3 यानी 4/3। ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आगे का सी काम को अकेले उतने समय में करेगा जितने समय में ए और बी मिलकर करेगा। दोनों इक्वल टाइम में करेंगे, जितने टाइम में सी उतने ही टाइम में ए और बी मिलकर, यानी टाइम दोनों का इक्वल है, तो एफिशिएंसी भी क्या होगा, इक्वल, यानी 1:1 एफिशिएंसी होगा। अब यार यहाँ देखें ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी कितना, ए का 4 बी का 3, तो दोनों का 7। यहाँ से ए प्लस बी का कितना 1, यहाँ से दोनों का 7 है, यहाँ पर दोनों का 1 है, 7 है यहाँ 1 है, तो 7 यहाँ है, तो यहाँ भी 7 बनाइए दोनों का, तो 7 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो अब इक्वल हो गया। अब ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट और सी का एफिशिएंसी 7 यूनिट। सी का क्या यूनिट, 7 यूनिट है। ए का 4, बी का 3, सी का 7, ए और बी का 7 है। अब आगे सवाल में क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा।
कहा क्या सवाल में, कई बार लोग कुछ बता देगा कि अच्छा ए का बी का सी जितने समय में करेगा सी उतने समय में करेगा, यानी ए और बी जितने समय में सी उतने समय में, तो ए और बी का एफिशिएंसी 7 सी का भी एफिशिएंसी 7। पर ऐसा हर जगह नहीं, यहाँ पे डाटा उस तरह से सेट था कि सी का भी 7 है, पर ऐसा होने वाला नहीं हर जगह। तो आप लोग पूरा बाय प्रोसेस इतना काम करना ही पड़ेगा आपको। ओके, अब यार ए एक दिन में क्या काम करता है, 4 काम। ए एक दिन में 4 काम, और कहा ए ने पूरा काम कर दिया क्या दिन में, 6 दिन में। तो ए एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 24। अब का इस टोटल काम को बी और सी मिलकर कै दिन में, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम, तो 24 काम कै दिन में, 24/10 यानी 12/5 दिन। तो ऑप्शन डी। तो एक तो तरीका ये भी है, आप कर सकते हैं ऐसे भी, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन हमको लगता है पहला वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, कहा कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज के दर से स्वयं के 7/6 हो जाएगी। कोई धनराशि 7/6 हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी कहने का मतलब कोई धनराशि हो जाएगी, यानी कोई धनराशि यानी कि मूलधन था 6, हो गया यानी अमाउंट दिया है 7। तो आप बताइए ब्याज कितना, 1। आप सभी को पता है ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मूलधन 6 गुना समय निकालना है दर 25/100। अब यार 25 चौक 100, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो टी बराबर क्या होगा, 2/3। ईयर है, ईयर को मंथ में लाइएगा, 12 से भागा, 12 से गुना, 3 चौक 12, 4 दूना 8 मंथ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। ईयर को मंथ में लाइएगा, 12 से गुना। का 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली। मेरे भाई आपको पता है कि लगातार संख्या, सपोज ए बी सी डी ई, ये लगातार है। लगातार कहने का मतलब 2 लगातार टर्म के बीच का गैप समान होगा। ये लगातार नंबर है, लगातार है यानी इनके बीच का गैप क्या होगा, समान होगा। हर 2 टर्म के बीच का, हर 2 लगातार पदों के बीच का गैप समान। और अगर गैप समान है तो एवरेज मिडिल टर्म, मिडिल यानी एवरेज बीच वाला नंबर होता है। तो इसका एवरेज का, इन पांचों का औसत 10 है, पांचों का औसत, अगर ये पांचों लगातार संख्या है तो इन पांचों संख्याओं का औसत होगा बीच वाला नंबर। औसत दिया है कितना, 10, यानी सी का वैल्यू 10। तो सवाल में कहा बीच वाला संख्या यानी कि 10 होगा, सिंपल। और ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि लगातार संख्या का एवरेज होता है बीच वाला नंबर, मिडिल नंबर। तो कहा 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है, औसत 10 है यानी कि बीच वाला नंबर 10 है। तो आपसे पूछा भी है बीचे वाला नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दिमागे नहीं लगाना था इसमें कुछ। का जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत। तो आप बताएं, गणित, विज्ञान और हिस्ट्री क्या सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट का औसत है 89। आगे का उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए। तो पहले से 3 सब्जेक्ट था, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट था। एक लैंग्वेज वाला भी सब्जेक्ट जोड़ दिए, भाषा वाला सब्जेक्ट जोड़ दिए, तो क्या सब्जेक्ट हो गया, 4 सब्जेक्ट। और का इन चारों का औसत घटकर 88.25 हो गया। तो यार 4 सब्जेक्ट का औसत हो गया कितना, 88.25। तो का भाषा में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो मेरे भाई 4 विषय के टोटल नंबर में से अगर 3 सब्जेक्ट का टोटल नंबर घटा दीजिएगा, 4 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स में से 3 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स घटा दीजिएगा, क्या एक सब्जेक्ट का मार्क्स नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए, का एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 है। अच्छा यार, त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई दिया है 5, 12, 13। 5, 12, 13 को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये एक ट्रिपलेट है क्या, 5, 12, 13 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है यानी आप बोलेंगे सर अगर ये ट्रिपलेट है इसका मतलब कि त्रिभुज जो बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों भुजा मालूम है, ये है 5, ये 12। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा दिया है कितना, 13। क्लियर है बात। अब सवाल में कहा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। देखें, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को, तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिला गए, तीनों भुजा के मिड पॉइंट को मिलाने से एक नया ट्रायंगल बनाए हैं। तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए और ये एक नया ट्रायंगल बना दिए। तो कहा बनने वाले नए ट्रायंगल का एरिया, सुनिएगा गौर से। एक तो तरीका होता है, आप इस चीज को याद रखिए। अच्छा, कै गो ट्रायंगल बन गया है, तो आप बोलेंगे सर टोटल क्या ट्रायंगल बना, ये टोटल 4 ट्रायंगल बना। तो
तो कहा यार जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो नया ट्रायंगल बना है, तो मेरे भाई नया ट्रायंगल जो बनेगा वो भी हमेशा राइट एंगल ही होगा। क्यों होगा ये आगे हम बताएंगे, अभी तुरंत बताते हैं, लेकिन पहले जितना बोल रहे हैं उतना सुनिए गौर से। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है बात। दूसरी चीज, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा, जो छोटका त्रिभुज बनेगा, उस छोटका त्रिभुज का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के चौथाई भाग के बराबर। कैगो में डिवाइड हो गया, ये 4 ट्रायंगल टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। एक ट्रायंगल बनाने से ये टोटल बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो भी कैसा होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। एवं बनने वाले छोटका त्रिभुज का एरिया, बनने वाले नए त्रिभुज का एरिया, बनने वाले छोटा त्रिभुज का एरिया ओरिजिनल त्रिभुज के एरिया का 1/4 होगा। तो यार ओरिजिनल राइट एंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस 12, हाइट कितना 5। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया का कितना होगा, छोटका त्रिभुज का एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया के चौथाई भाग के बराबर होगा। 4 या 12, 15/2 यानी एरिया कितना आ गया, 7.5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपको यह चीज पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर भी होती है और आदि भी। जैसे मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और दो भुजा के ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। इन दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा जो है तीसरी भुजा के पैरेलल भी होगी और इससे आधी भी होगी। अगर इसका लंबाई 10 है तो इसका लंबाई कितना होगा, 5। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल भी होती है और उससे आधी भी होती है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये 5 है, ये 12 है और ये कितना है, 13 है, का मिड पॉइंट को मिला है। तो आप बताइए यार, दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा का लंबाई तीसरी भुजा से क्या होगा, आधा है। तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब इन दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाए, इन दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाए, ये वाला रेखा, इन दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो है तीसरी भुजा के आधी होगी। तो ये पूरा अगर 5 है तो 5 का आधा ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ये दो भुजा है, ये दो भुजा का मिड पॉइंट है, इन दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा जो बना इसका लंबाई जो है तीसरी भुजा से जस्ट क्या होगी, इससे क्या होगी, आधी। तो पूरा 13 है तो आधा, 13 का आधा कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अब ये भी एक राइट एंगल बना तो इस छोटका त्रिभुज का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस, बेस ये है 6, बेस इंटू हाइट, ये तो कर्ण है ना, कर्ण से तो कोई मतलब है ना, हाइट कितना है 2.5, 2 से काटिएगा 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15 यानी 7.5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे निकालिए। देखिए कहा 9 की गति धारा के विपरीत 40 है, धारा के विपरीत 9 का चाल घटता है, यानी कि बोट माइनस वाटर दिया है 40। कहा यदि स्थिर जल में 55 के चाल है, 9 का शांत जल में बोट का ओरिजिनल चाल होता है, शांत जल में बोट का ओरिजिनल चाल होता है, तो बोट का चाल दिया है 55 माइनस W बराबर 40, तो W बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है ना बात। अब सवाल का 9 की गति नदी के धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में बोट का स्पीड जुटता है, यानी कि बोट प्लस वाटर, तो बोट का चाल था 55 प्लस वाटर का चाल है 15, 5 5 10, 5 1 6 1 7, 70 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए tan 45, इस सब का तो वैल्यू पता ही होगा, tan 45 क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर x sin 45 1/√2 गुना cos 45 1/√2 गुना cot 30 डिग्री √3। क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर x गुना 1/√2 गुना 1/√2 1/2 इंटू √3। तो यार 4 में से 1 गया, 3/4 बराबर x गुना 1/2 गुना √3। तो 2 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा, √3 से काटिएगा √3 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, √3/2। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो चलिए यार, थैंक यू, धन्यवाद, और फिर आगे आज से कंटिन्यू करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
और 2-3 पिछले 5-6 सेट का वीडियो नहीं आ पाया था यार, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब से रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।